नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल मौर्य और स्वागत है आपका टॉप 1000 करंट अफेयर सीरीज में, जहां पर हम कवर करने वाले हैं 1000 सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर के टॉपिक्स को, जो आईएएस और पीसीएस दोनों परीक्षाओं के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। इसके अतिरिक्त यदि आपको इस चैनल पर मिलने वाली किसी भी प्रकार की पीडीएफ की जानकारी चाहिए, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स के पहले कमेंट में जो लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक कर सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, यह इस सीरीज का 8वां पार्ट है। यदि इसके पहले के पार्ट आपने नहीं देखे हैं तो जल्दी से प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। तो आइए देखते हैं आज जो टॉपिक्स कवर किए जा रहे हैं उनसे संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सवाल हैं उन्हें देख लेते हैं। तो पहला सवाल है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? 2016 में की गई थी, 2017 में की गई थी, 2018 में की गई थी या 2019 में की गई थी? ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मैंगो फेस्टिवल का उद्घाटन कहाँ किया है? अफ्रीकी देशों में, अमेरिकी देशों में, यूरोपीय देशों में या दक्षिण एशियाई देशों में? अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी नीति आयोग के राज्य ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक में किस राज्य ने बड़े राज्यों में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो राजस्थान, हरियाणा, गुजरात या तमिलनाडु? अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा फॉकलैंड द्वीप विवाद किन दो देशों के मध्य है? यूएसए और चिली, ब्रिटेन और चिली, यूएसए और अर्जेंटीना या ब्रिटेन और अर्जेंटीना? देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने चंद्रमा पर आर्गन गैस की उपस्थिति को सुनिश्चित किया है? नासा ने, यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने, इसरो ने या जापानीज एयर स्पेस एजेंसी ने? तो ये प्रश्न जो आज के टॉपिक से संबंधित है, इनके जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। देखते हैं आज का पहला टॉपिक क्या है। आज का पहला टॉपिक है हवाना सिंड्रोम। नाम से ही लग रहा होगा कि यह एक बीमारी है, लेकिन अभी ये तय नहीं हो पाया कि एक बीमारी है या किसी प्रकार का सूक्ष्म तरंगों का अटैक है। हुआ क्या था, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि एक अमेरिकी देश है क्यूबा, और क्यूबा की राजधानी है हवाना। क्योंकि आप जानते हैं कि हर देश की जो राजधानी होती है वहाँ पर सभी देशों के दूतावास होते हैं। तो हवाना में भी अमेरिकी दूतावास में जो कर्मचारी थे और अमेरिका के कर्मचारी, अधिकारी और उनके परिवार वाले लोग, उनको एक अजीब तरीके की आवाज़ सुनाई देती थी। उनको अजीब तरीके की शरीर में हलचल होती थी, अजीब सा, मतलब एक मानसिक सा तनाव होने लगता था अजीब आवाज़ों की वजह से। तो अमेरिका को लगा कि ये किसी प्रकार का सूक्ष्म तरंगों का अटैक है उन पे। तो उन जो अमेरिका की खुफिया एजेंसी है सीआईए, उन्होंने खोजबीन शुरू की और पिछले 6-7 सालों से ये वो इस पर रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच पाए हैं। फाइनली उन्होंने ये स्वीकार कर लिया है कि यह एक पर्यावरणीय बीमारी है या एक प्रकार की साधारण बीमारी है जिसकी वजह से ऐसा कुछ हुआ था। तो देख लेते हैं कि इससे जो संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट हैं वो क्या क्या हैं। तो हुआ ये था कि जनवरी 2022 में अमेरिका और दुनिया में हवाना सिंड्रोम को लेकर लंबे समय से चले आ रहे विदेशी साजिश, जैसे कि माइक्रोवेव हथियार के जो कयास हैं, उन पर अमेरिका की सेंट्रल एजेंसी सीआईए ने रोक लगा दी है। विदित हो कि अमेरिका महीनों तक जांच करने के बाद अमेरिका इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि इस बीमारी के पीछे किसी भी अमेरिका विरोधी ताकत का हाथ नहीं है। लेकिन सीआईए इस बीमारी के ठोस कारणों का भी पता लगा नहीं सकी है। इसके अलावा जो हवाना सिंड्रोम है वो पर्यावरणीय कारणों, चिकित्सा कारणों या तनाव के चलते हो सकता है, ऐसा अमेरिकी एजेंसी ने कहा है। तो हवाना सिंड्रोम है क्या? हवाना सिंड्रोम एक प्रकार की बीमारी है जिसमें कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई देना और अजीब शारीरिक संवेदनाओं का अनुभव किया जाता है। पहली बार हवाना सिंड्रोम का मामला वर्ष 2016 में सामने आया था, जब क्यूबा की राजधानी हवाना में अमेरिकी दूतावास में तैनात राजनयिक अधिकारी, कर्मचारी और उनके परिवार वाले लोगों को रहस्यमयी बीमारी से पीड़ित होने लगे थे। तो ये रहा हवाना सिंड्रोम, जिसके बारे में हमने अच्छे से जाना। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है मैंगो फेस्टिवल। मैंगो फेस्टिवल में क्या हुआ है, घटनाक्रम ये है कि जून 2022 में केंद्रीय
वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है इस समय? पीयूष गोयल जी। तो पीयूष गोयल जी ने यूरोपीय लोगों के बीच आम के प्रति जागरूकता बढ़ाने और यूरोप में भारतीय आम की मार्केट स्थापित करने के लिए बेल्जियम के ब्रुसेल्स में, कहाँ पर? बेल्जियम के ब्रुसेल्स में मैंगो फेस्टिवल का उद्घाटन किया। इसके अलावा जो भारत है वो भारत पूरे शेष विश्व में आम का एक बहुत बड़ा आपूर्तिकर्ता है, लेकिन जो भारत के अधिकांश आम है वो मध्य पूर्व देश यानी मिडिल ईस्ट कंट्री है वहीं तक पहुंच के रह जाते हैं। तो इसके लिए हमारे जो उद्योग मंत्री हैं इन्होंने यूरोप में मैंगो फेस्टिवल का उद्घाटन किया है। और इस मैंगो फेस्टिवल के दौरान आंध्र प्रदेश के बंगनपल्ली, उत्तर प्रदेश के मलिहाबादी दशहरी, उड़ीसा के आम्रपाली, लक्ष्मण भोग, हिमसागर, जार्दुल आम, लंगड़ा आम और साथ ही 12 जीआई टैग वाली वस्तुओं का भी प्रदर्शन किया गया। तो ये रहा आपने जाना मैंगो फेस्टिवल के बारे में। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है पीएम श्री स्कूल। क्या है? पीएम श्री स्कूल। क्या है पीएम श्री स्कूल? पीएम श्री स्कूल तो जून 2022 में केंद्र सरकार ने छात्रों को भविष्य के लिए तैयार करने हेतु अत्याधुनिक पीएम श्री स्कूल स्थापित करने की घोषणा की है। और ये स्कूल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की प्रयोगशाला के रूप में काम करेंगे। और ये स्कूल प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा कार्यक्रम, साथ ही शिक्षा प्रशिक्षण, वयस्क शिक्षा, स्कूली शिक्षा के साथ कौशल जो विकास की शिक्षा है वो भी दी जाएगी। और ये सब मातृभाषा में शिक्षा देने को प्राथमिकता दी गई है। तो ये आपने जाना पीएम श्री स्कूल के बारे में। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक 2022। अप्रैल 2022 में जारी नीति आयोग, किसने जारी किया है? नीति आयोग ने राज्य ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक इसने नीति आयोग ने जारी किया। और इसमें गुजरात ने बड़े राज्यों में शीर्ष स्थान हासिल किया है। होता यह है कि रैंकिंग आजकल जो देश के राज्य हैं उन्हें रैंकिंग इस हिसाब से दी जाती है कि एक बड़े राज्यों की सूची तैयार की जाती है और एक छोटे राज्यों की सूची तैयार की जाती है। तो बड़े राज्यों में गुजरात ने टॉप किया है। और इस सूचकांक का जो मकसद है वो 6 मानकों पर राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन के आधार पर रैंकिंग प्रदान करना है, जिसमें बिजली वितरण कंपनियों का प्रदर्शन, ऊर्जा दक्षता और ऊर्जा की पहुंच भी शामिल है। और इसमें जो रैंकिंग वाले जो बड़े राज्य हैं उसमें गुजरात ने टॉप किया है, उसके बाद झारखंड है और फिर केरल है। और जो न्यूनतम रैंकिंग हासिल किया है बड़े राज्यों ने उसमें पंजाब है, मध्य प्रदेश है और छत्तीसगढ़ है। और जो छोटे राज्य हैं उनमें कौन कौन राज्यों ने टॉप किया है? तो वो है गोवा, मेघालय और त्रिपुरा। तो छोटे राज्यों में गोवा ने टॉप किया है। और जो छोटे राज्यों में न्यूनतम रैंकिंग हासिल की है उसमें नागालैंड है, मणिपुर है और अरुणाचल प्रदेश है। तो ये आपने जाना नीति आयोग की जो एक रिपोर्ट है, क्या है? ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है गोल्डन ब्लड। बड़ा चर्चा में रहा है अभी। तो गोल्डन ब्लड क्या है? क्या इसका कलर गोल्ड कलर का होता है? नहीं, इसका कलर गोल्ड कलर का नहीं होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। ये बिल्कुल लाल रंग का ही खून है, लेकिन इसकी एक खास विशेषता ये है कि इस ग्रुप जो ब्लड ग्रुप के लोग हैं वो पूरे विश्व में केवल 43 लोग हैं। गिनती के 43 लोग ही इस ब्लड ग्रुप के हैं और ये बहुत बहुत रेयर उपलब्धता में है, इसीलिए चर्चा में है, इसीलिए इसको गोल्डन ब्लड नाम दिया गया है। अभी तक हमने केवल 4 ब्लड ग्रुप के बारे में सुना होगा, लेकिन एक ऐसा ब्लड ग्रुप भी है जिसके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं, क्योंकि यह बहुत कम लोगों में पाया जाता है। और यह दुर्लभ गोल्डन ब्लड दुनिया भर में सिर्फ 43 लोगों में ही पाया गया है। और इस ब्लड ग्रुप का असली नाम है RH नल। क्या नाम है? RH नल। RH नल क्यों नाम है? नल का मतलब होता है शून्य और RH मतलब RH फैक्टर। तो जिस ब्लड ग्रुप में RH फैक्टर शून्य है उसे RH नल नाम दे दिया गया है, यानी कि गोल्डन ब्लड में RH फैक्टर शून्य है। इसके अलावा इसके दुर्लभ होने की जो वजह है, वैज्ञानिकों ने इसे गोल्डन मतलब बहुत दुर्लभ है, इसीलिए इसको वैज्ञानिकों ने गोल्डन ब्लड नाम दे दिया गया है। ये लाल रंग का ही, इसका रंग गोल्डन नहीं है, इसका जो रंग है वो गोल्डन नहीं है। इसके बारे में जो पहली बार जानकारी प्राप्त हुई थी वो 1961 में हुई थी।
जब एक स्थानीय ऑस्ट्रेलियन गर्भवती महिला के खून की जांच की गई थी। यानी ऑस्ट्रेलिया में 1961 में पहला केस मिला था, जब एक गर्भवती महिला के खून की जांच की गई तो वो गोल्डन ब्लड यही था, यही वाला ग्रुप निकला था। और यह खून बहुत उपयोगी होता है। क्यों? क्योंकि ज़रूरत पड़ने पर यह खून किसी को भी चढ़ाया जा सकता है। अच्छा, खून किसी को भी कैसे चढ़ाया जाता है? सबसे पहले तो उसका ब्लड ग्रुप मैच होना चाहिए, और इसके अतिरिक्त उसका RH फैक्टर भी मैच होना चाहिए। इस और जिस ब्लड ग्रुप में RH फैक्टर ही ना हो, जब RH फैक्टर ही नहीं होगा तो ना तो पॉजिटिव होगा ना निगेटिव होगा, तो वो ब्लड किसी को भी चढ़ाया जा सकता है। और इस ब्लड ग्रुप में RH फैक्टर नल है, यानी शून्य है। इसे RH नल इसीलिए कहा गया है। तो यह किसी को भी चढ़ाया जा सकता है, और यह उन्हीं लोगों के शरीर में पाया जाता है जिनका RH फैक्टर शून्य है। तो ये आपने जाना। RH फैक्टर लाल जो RH फैक्टर है वो लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पर पाया जाने वाला एक खास प्रोटीन है। RH फैक्टर क्या है? जो RBC है उसमें पाया जाने वाला एक खास प्रोटीन है। तो आपने जाना गोल्डन ब्लड के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है INS विक्रांत के बारे में। INS विक्रांत, इंडियन नेवल शिप विक्रांत। और जुलाई 2022 में भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर क्या होता है? एक ऐसा बड़ा सा जहाज जिस पे बहुत से मतलब एयरक्राफ्ट भी रखे रहते हैं। एयरक्राफ्ट मतलब जो लड़ाकू विमान होते हैं वो भी उसी में रखे रहते हैं, और आवश्यकता पड़ने पर समुद्र से ही जो एयरक्राफ्ट होते हैं, लड़ाकू एयरक्राफ्ट, उन्हें लॉन्च किया जाता है। तो ये बहुत बहुत बड़ा जहाज़ होता है जिसमें ढेर सारे लड़ाकू विमान होते हैं, हेलीकॉप्टर रखे होते हैं, उसी में रहने खाने की व्यवस्था होती है, यानी कि सालों साल उसमें सैनिक रह सकते हैं। ऐसा एयरक्राफ्ट होता है जिसे एयरक्राफ्ट कैरियर कहते हैं ये हमारा। तो विक्रांत जो हमारा दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है वो है विक्रांत, और इसके पहले एक विक्रमादित्य एयरक्राफ्ट कैरियर हमारे पास उपलब्ध है। तो जो विक्रांत है ये भी तैयार हो चुका है और इसको भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया है। तो इसके बारे में हम इसकी विशेषताएं जान लेते हैं। तो 262 मीटर लंबे इस एयरक्राफ्ट कैरियर को कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित किया गया है। किसके द्वारा निर्मित किया गया है? कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। और इसमें 4 गैस टरबाइन है तथा इसकी अधिकतम स्पीड 28 समुद्री मील यानी नॉटिकल मील है। और इसका जो निर्माण है वो 2009 में शुरू हुआ था। 2013 में इसे पानी में उतारने के लिए तैयार किया गया था, और 20,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं इसे बनाने में। कितना? 20,000 करोड़ रुपए। और 76% सामग्री पूरी तरह स्वदेशी है। सबसे बड़ी बात कि हमने इसे होममेड है, ये मतलब 76% सामग्री हमने भारतीय सामग्री यूज की है। 30 एयरक्राफ्ट इसमें उड़ान भर सकते हैं। मैंने बताया ना, इसमें 30 लड़ाकू विमान रखे जा सकते हैं। और कोचीन शिपयार्ड केरल द्वारा इसे तैयार किया गया है। तो चलिए चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है GSAT-24 उपग्रह। तो जून 2022 को भारत ने अपना GSAT-24 उपग्रह लॉन्च किया। इसरो द्वारा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के लिए इसे बनाया गया था। न्यू इंडिया स्पेस लिमिटेड के लिए इसे बनाया गया था, क्योंकि जो हमारी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है वो इसरो की एक प्रकार की बिजनेस शाखा है। और अब ये स्पेस जो हमारा एयर वो है उपग्रह है, जब लॉन्च हो जाएगा तो इसकी सेवाएं जिनको जिनको प्राप्त करनी है वो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के पास जाएंगे और उसकी सेवा प्राप्त कर सकेंगे। तो इसरो ने इसे किसके लिए लॉन्च किया है? न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के लिए। और इसे दक्षिण अमेरिका के फ्रेंच गुयाना के कैरो से लॉन्च किया गया है। अब आप सोचेंगे कि हम तो खुद अपना लॉन्च करते हैं, तो इसे दक्षिण अमेरिका से क्यों लॉन्च किया गया? एक्चुअली ये इतना भारी था कि इसको लॉन्च करने के लिए हमारे पास अभी तक कोई रॉकेट नहीं थे। इसे हमने फ्रांस के जो उसका रॉकेट लॉन्चर है एरियन 5 उससे लॉन्च किया है, क्योंकि ये इतना वजन है कि इसे ले जाना इतना आसान नहीं होता है। इसीलिए अब दक्षिण अमेरिका के फ्रेंच गुयाना से इसे लॉन्च किया गया है और फ्रांस के एरियन 5 से इसे लॉन्च किया गया है। और यह एक संचार उपग्रह है। GSAT-24 जो है ये एक संचार उपग्रह है। इसका वजन 4,180 किलोमीटर है। माफ़ कीजिएगा, 4,180 किलोग्राम है। 4,180 किलोग्राम है। और यह उपग्रह DTH जो हमारे घर में डायरेक्ट टू होम सर्विस होती है, जिसमें हम चैनल हैं जिन पे हम देखते हैं, विभिन्न प्रोग्राम देखते हैं, वो DTH आवेदन की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अखिल भारत को कवरेज प्रदान करेगा। तो ये हमने जाना
कि भारत के पास अभी तक 4 टन वजन से अधिक के जो उपग्रह हैं, उन्हें अगर हमें जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में पहुंचाना है तो ऐसे रॉकेट अभी हमारे पास नहीं है, इसलिए हमने फ्रांस की मदद ली है। तो थोड़ा सा जान लेते हैं न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के बारे में भी। किसके बारे में? न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के बारे में। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, यानी एक पीएसयू है, और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो का एक वाणिज्यिक शाखा है। मैंने बताया ना, इसकी एक बिजनेस शाखा है, वाणिज्यिक शाखा है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, ये इंपॉर्टेंट है। आपसे NSIL यानी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड की स्थापना के बारे में पूछा सकता है, तो इसकी स्थापना 2019 में हुई थी, और यह अंतरिक्ष विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करता है। तो ये आपने जाना न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के बारे में और GSAT-24 के बारे में। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है किसान ड्रोन। क्या है? किसान ड्रोन। तो फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने और किसानों को अपने खेत में कीटनाशकों के छिड़काव में मदद करने के लिए भारत के विभिन्न शहरों और कस्बों में 100 किसान ड्रोन का उद्घाटन किया है। कितने? 100 किसान ड्रोनों का उद्घाटन किया गया है। तो ये जो किसान ड्रोन है, ये एक ऐसे ड्रोन है जो खेतों में छिड़काव करेंगे, कीटनाशकों का छिड़काव में मदद करेंगे। ये ऐसे किसान ड्रोन हैं, और इन्हें बनाया किसने है? चेन्नई स्थित ड्रोन स्टार्टअप कंपनी। कौन सी ड्रोन स्टार्टअप कंपनी है? गरुण एयरोस्पेस ने किसान ड्रोन पहल के तहत 2025 तक 6 लाख ड्रोन का निर्माण करने और 6 लाख रोजगार सृजित करने का संकल्प लिया है। चेन्नई की एक स्टार्टअप कंपनी है गरुण एयरोस्पेस। क्या नाम है इसका? गरुण एयरोस्पेस। इसने 6 लाख ड्रोन बनाने का निर्णय किया है 2025 तक, और 6 लाख रोजगार भी सृजित करेंगे, ऐसा इन्होंने कहा है। तो किसान ड्रोन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। किसान ड्रोन जो है, ये कीटनाशकों और पोषक तत्वों से भरा एक मानव रहित टैंक है। यानी एक ड्रोन में एक बड़ा सा टैंक लगा रहेगा, और इसमें 5 से 10 किलोग्राम की जो क्षमता का कीटनाशक या पोषक तत्व भर दिया जाएगा, और इसके द्वारा सिर्फ 15 मिनट में करीब 1 एकड़ ज़मीन पर 5 से 10 किलो कीटनाशक का छिड़काव किया जा सकता है। अभी कीटनाशकों का छिड़काव करने के लिए मैनुअली जो किसान होते हैं, एक स्प्रे मशीन लेते हैं और पूरे खेत में छिड़काव करते हैं। लगभग 2-2, 3-3 घंटे छिड़काव करने में लग जाते हैं, और ये काम केवल 10 मिनट में हो जाएगा। 10 से 15 मिनट में ये काम ड्रोन की सहायता से हो जाएगा। इसके अतिरिक्त इससे समय की बचत होगी और कम मेहनत में छिड़काव समान रूप से हो सकेगा। इसका उपयोग खेतों में सब्जियों, फल, मछली आदि को बाज़ारों तक ले जाने के लिए भी किया जा सकेगा। अब चूंकि इसमें एक बड़ा सा कंटेनर लगा हुआ है, तो होगा क्या कि सब्जी और जो फल हैं वो इस कंटेनर में भर दिए जाएंगे, और ड्रोन उड़ के उसे बाज़ार तक पहुंचा देगा। तो इसको इस तरह से भी उपयोग किया जा सकता है। इन वस्तुओं की आपूर्ति कम समय में, अब चूंकि सब्जियां और फल आप जानते हैं बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, तो अगर इसे ड्रोन की सहायता से बहुत जल्दी मार्केट में पहुंचा दिया जाए तो ये ख़राब नहीं होने पाएगा, तो ख़राब होने से बच जाएंगे, तो नुकसान से बचा जा सकता है, और सीधे बाज़ार में इसकी आपूर्ति हो जाएगी। तो किसानों और मछुआरों को लाभ होगा। इसमें मछली भी पहुँचाई जा सकती है, तो मछुआरों को भी लाभ होगा। तो ये हमने जाना किसान ड्रोन के बारे में। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है फॉकलैंड द्वीप विवाद। एक फॉकलैंड द्वीप है, कहाँ पर? दक्षिण अमेरिका के पास में। दक्षिण अमेरिका के पास में फॉकलैंड द्वीप समूह है, वो विवादित है। किसके बीच में? ब्रिटेन और अर्जेंटीना के बीच में। क्यों विवादित है? क्योंकि हम जानते हैं ब्रिटेन ने आज से लगभग 75 साल, 100 साल, 150 साल पहले बहुत सारे देशों को अपना उपनिवेश बनाया था, तो उसमें अर्जेंटीना भी एक शामिल था। तो अर्जेंटीना बाद में जब आज़ाद हो गया, तो उसके कुछ द्वीप हैं, उन्हें ब्रिटेन ने आज़ाद नहीं किया, उन्हें फॉकलैंड द्वीप कहा जाता है। जो फॉकलैंड द्वीप हैं, तो अर्जेंटीना उनकी मांग कर रहा है, तो अर्जेंटीना और ब्रिटेन के बीच में ये विवादित हैं। देख लेते हैं क्या महत्वपूर्ण तथ्य हैं। तो महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि हाल ही में चीन ने ब्रिटेन के नियंत्रण वाले फॉकलैंड द्वीप समूह पर अर्जेंटीना के दावे का समर्थन किया है। किसने समर्थन किया है? चीन ने। जबकि ब्रिटेन ने चीन के उस बयान को खारिज कर दिया जिसमें फॉकलैंड द्वीप समूह पर अर्जेंटीना के दावे की समर्थन की पुष्टि की गई थी। तो अब थोड़ा सा फॉकलैंड द्वीप के बारे में जान लेते हैं। फॉकलैंड द्वीप के बारे में कि जो फॉकलैंड द्वीप समूह जिसे मालविनास द्वीप या स्पेनिश इस्लास मालविनास भी कहा जाता है, मालविनास द्वीप
या स्पेनिश इस्लास मारिनास भी कहा जाता है। ये दक्षिण अटलांटिक महासागर में यूनाइटेड किंगडम का आंतरिक स्वशासी समुद्र पारी क्षेत्र है। मतलब कि एक मतलब आउट एरिया होता है, यानी कि कोई देश बहुत दूर है लेकिन वो छोटे छोटे जो अपने से बहुत दूरी पर छोटे छोटे द्वीपों को अपने कब्जे में रखता है, ये एक प्रकार से वैसा ही समझिए। तो इस तरह से यह दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी सिरे से लगभग 300 मील उत्तर पूर्व में और मैगलन जो जलसंधि है उसके पूर्व में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ये दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी सिरे से लगभग 300 मील उत्तर पूर्व में और मैगलन जलसंधि के पूर्व में स्थित है, जो पूर्वी फॉकलैंड पर पूर्वी फॉकलैंड पर राजधानी और प्रमुख शहर स्टेनली स्थित है। यह द्वीप दो मुख्य द्वीप ईस्ट फॉकलैंड और वेस्ट फॉकलैंड एवं लगभग 200 छोटे द्वीपों का एक समूह है। तो ये आपने जाना फॉकलैंड द्वीप विवाद के बारे में, जो ब्रिटेन और अर्जेंटीना के बीच है। सवाल आपसे नॉर्मली बस इतना ही पूछा जाएगा कि जो फॉकलैंड द्वीप विवाद जो चर्चा में है ये किन दो देशों के मध्य है, तो ये आपने जान लिया। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक यानी आखिरी टॉपिक की ओर। आखिरी टॉपिक है चंद्रमा पर आर्गन गैस। चंद्रमा पर आर्गन गैस की पुष्टि हो चुकी है। और किसने इसकी पुष्टि की है? इसकी पुष्टि की है चंद्रयान 2 ने। और चंद्रयान 2 तो हमारा उपग्रह है और ये हमारे इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो इसरो ने इसे क्लियर कर दिया है कि चंद्रमा पर आर्गन गैस है। तो भारत के चंद्रयान 2 मिशन ने ऑर्बिटर ने यह खुलासा किया है कि चंद्रमा के सबसे बाहरी आवरण में आर्गन 40 गैस फैली हुई है। इस खुलासे से चंद्रमा की सतह के बारे में नई जानकारियां हासिल हो सकेंगी और अध्ययन में मदद मिलेगी। वैसे तो इसरो को चंद्रमा पर इस गैस की मौजूदगी के पहले का मतलब इसरो को पहले से अनुमान था कि ये गैस है, वहाँ पर आर्गन गैस चंद्रमा में है, लेकिन ताज़ा खोज में इसके उन क्षेत्रों में होने का पता चला है जिसका अनुमान वैज्ञानिकों को पहले नहीं था। तो यह खोज ऑर्बिटर पर मौजूद चंद्रमा के एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन एक्सप्लोरर चेस्ट 2 ने की है। यह एक मास स्पेक्ट्रोमीटर उपकरण है और यह उपकरण तत्वों के घनत्व, उनके मूल, केमिकल और मॉलिक्यूल्स के ढांचे को मापने का काम करता है। जो ये लगा हुआ है एक स्पेशल इस एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन एक्सप्लोरर, ये घनत्व उसके मेन जो मूल केमिकल है इसको माप कर बता देता है कि कौन सा तत्व है। तो इसने खोज किया है कि वहाँ पर चंद्रमा पर आर्गन 40 गैस है। तो ये आपने जाना आज के टॉपिक्स के बारे में। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।